नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये वियतनाम और बांग्लादेश में जो आर्थिक विकास हुआ है तो उससे भारत क्या लेसन ले सकता है, क्या शिक्षा ले सकता है खुद के आर्थिक विकास के लिए, उसके बारे में चर्चा करता है। आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हमारे वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए जो एक फंड एलोकेट किया गया था तो उसका अभी कैसे यूटिलाइजेशन किया गया है, कितना कार्य हुआ है, उसके बारे में बात करता है। उसके बाद में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वह यह है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये किन दो द्वीपों को या देशों को जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया है। आपका ऑप्शन ये है ये मालदीव्स को भारत से जोड़ता है, ऑप्शन बी है ये मालदीव्स को चाइना से जोड़ता है, ऑप्शन सी है ये माले को उसके तीन पड़ोसी जो आइलैंड्स है उनसे जोड़ता है, जो तीन पड़ोसी द्वीप है उनसे जोड़ता है। माले मालदीव्स का कैपिटल है। अब ये आपका ऑप्शन डी है ये मालदीव्स और श्रीलंका को जोड़ता है। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि बांग्लादेश और वियतनाम के आर्थिक विकास से भारत क्या सबक सीख सकता है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए पहला आर्टिकल जो है लेसन्स फ्रॉम वियतनाम और बांग्लादेश। तो वियतनाम और बांग्लादेश की जो आर्थिक विकास की कहानी रही है ये काफ़ी दिलचस्प रही है। अपने आप में ये इन्होंने एक इकोनॉमिक मॉडल लेकर आए जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में सेट हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अभी परिधान के निर्यातक के मामले में दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद में। तो ये दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है जो हमारे अपैरल परिधान या जो वस्त्र रहते हैं उनमें। उसके बाद में अगर हम वियतनाम के निर्यात की बात करें तो वियतनाम की जो निर्यात की कहानी है ये पिछले 8 वर्षों में 240% बढ़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ग्रोथ का रेट कितना ज़्यादा रहा है और उससे ग्रोथ कितनी ज़्यादा इनके देश में हुई होंगी। तो ये जो दो सक्सेस स्टोरीज हैं दोनों देशों की उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में एक ओपन ट्रेड पॉलिसी रही है। ओपन ट्रेड पॉलिसी के अंतर ये होता है कि आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वियतनाम ने उसी तरीके से यूएस, ईयू, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिससे वहाँ का कोई भी उत्पाद हमारे यहाँ पे आता है तो उसको ज़्यादा टैरिफ वगैरह नहीं देना पड़ता है, और ना हमारे यहाँ का वहाँ जाता है तो बहुत कम ट्रेडिट या बहुत मामले में ये फ्री होता है। तो वियतनाम डोमेस्टिक मार्केट इस ओपन टू पार्टनर्स प्रोडक्ट। तो जैसे वियतनाम ने अपना जो मार्केट है डोमेस्टिक मार्केट वो अपने पार्टनर्स के लिए ओपन करा है, उसी तरीके से ऑन द अदर पार्ट यहाँ पे जो पार्टनर्स है उन्हें भी वियतनाम के लिए अपना मार्केट ओपन रखना पड़ा। तो यहाँ पर दूसरी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि ओपन ट्रेड पॉलिसी के साथ में लेस इनएक्सपेंसिव वर्कफोर्स है। तो यहाँ का जो वर्कफोर्स है वो चीप है, वो इतना महंगा नहीं है। इसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है ये भी काफ़ी आराम से अट्रैक्ट कर लेता है वियतनाम। उसके साथ में जेनरस इंसेंटिव्स टू फॉरेन फर्म्स। तो जो बड़े बड़े फॉरेन फर्म्स है इनको इंसेंटिव्स दिया गया है, इनको कहीं ना कहीं एक लोक लुभावन और की जो नीतियाँ है वो रखी हुई है कि फॉरेन फर्म्स हमारे यहाँ पर आए और वो इन्वेस्टमेंट करे। तो इसके चलते जो उनके डोमेस्टिक लॉज है, जो वियतनाम के जो घरेलू लॉज है उनको भी ऐसा बनाया गया है कि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे। उसके साथ में फॉरेन फर्म्स कैन कॉम्पीट फॉर लोकल बिजनेस। तो यहाँ पर फॉरेन फर्म्स तभी दिलचस्पी दिखाएंगे जब उनको मुनाफे की बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी। तो यहाँ पर कई देशों में ऐसा देखने को मिलता है कि लोकल बिजनेस से कॉम्पीट करने के ना कर पाए फॉरेन फर्म्स और लोकल बिजनेस को ना खत्म कर पाए, इसलिए कानून उनके लिए बहुत मजबूत बनाई जाती है, नीतियाँ वैसी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फॉरेन फर्म्स के लिए बराबरी का मौका दिया है कि आप लोकल बिजनेस से भी कॉम्पीट यहाँ पर कर पाओ। तो अगर हम इसका परिणाम देखें तो 2019 में करीब $16 मिलियन का इन्वेस्टमेंट वियतनाम को मिला है। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, निर्यात की बात करें, 2010 से लेकर 19 की कहानी देखें तो $83.5 मिलियन का निर्यात होता था 2010 में, जो कि 9 सालों में बढ़ के $279 मिलियन
हो गया 2019 में। तो उसके साथ में मोस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स हैपन इन 5 सेक्टर्स एंड एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो इज 107%। तो यहाँ पर वियतनाम ने काफ़ी फोकस सेक्टर्स बनाए हैं कि हाँ ये सेक्टर्स में हमारा निर्यात होगा तो यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, तो यहाँ पर फोकस देने की ज़रूरत है। तो मोस्ट ऑफ द ये 5 सेक्टर ही है जिससे वियतनाम को आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। उसके साथ में एक्सपोर्ट टू जीडीपी जो रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 107% पर स्टैंड करता है। उसके साथ में अगर हम ग्राफ्स के माध्यम से देख लिए तो ये अगर हम पहला ग्राफ देखते हैं तो इसमें हमको पता चलेगा ये जो ऑरेंज लाइन है ये बांग्लादेश है, ब्लैक लाइन वियतनाम, और ये जो ग्राफ जो बार्स बने हुए हैं ये भारत है। तो बांग्लादेश के आप देख सकते हैं कि 2002 के बाद में एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ, खासकर 2004 के बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ हमको बांग्लादेश के पास में करते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में वियतनाम की बात करें तो वियतनाम ने भी एक कंटिन्यूटी बना के रखी है 2002 के बाद में, और भारत की स्थिति में कहीं कम कहीं ज़्यादा ये हमको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियाँ, हमारी पॉलिसियों पे हमको और ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके साथ में अगर हम गारमेंट इंडस्ट्री को देखें तो गारमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट को देखें तो वियतनाम ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ करा है, वो 15 यूनिट्स % ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला, और बांग्लादेश 11 के पास। उसके बाद में इंडिया है और उसके बाद में चाइना है। चाइना कम होते हुए भी चाइना भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इसीलिए है क्योंकि चाइना में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस और काम हो चुका है, वो एक बहुत बड़ी पावर इस और पहले ही बन के उभर चुका है। तो उसके बाद में अभी हम बांग्लादेश की बात कर लेते। वियतनाम की तो हमने चर्चा कर ली, तो बांग्लादेश में ऐसी क्या चीज़ें की गई कि इनकी इतनी सक्सेस स्टोरी हमको देखने को अभी मिलती है। तो सपोर्टेड लार्जेस्ट फर्म फॉर अ क्विक टर्नओवर। तो यहाँ पे जैसे फॉरेन फर्म्स को मदद की गई वियतनाम में, वैसे ही यहाँ पर बांग्लादेश में जो लार्जेस्ट फर्म थे, जो बड़े बड़े फर्म्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनको मदद की गई। तो लार्ज फर्म्स आर बेटर पोजीशन टू इन्वेस्ट इन ब्रांड बिल्डिंग, मीटिंग क्वालिटी एंड रिक्वायरमेंट्स एंड मार्केटिंग। तो जो लार्ज फर्म्स होते हैं उनके पास में अपना ऑलरेडी एक मैकेनिज्म होता है जिसके कारण वो आसानी से अपनी ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, जो एक क्वालिटी विश्व लेवल पे, वैश्विक लेवल पे जो क्वालिटी उससे मीट कर सकते हैं थोड़ा सा पुश लगा के। उसके साथ में ये मार्केटिंग भी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी और बांग्लादेश ने ध्यान दिया कि जो हमारे लार्ज फर्म्स है क्यों ना इनके और ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे थोड़े से पुश के कारण ये अपने आप को और अच्छे रूप में एक वैश्विक मार्केट में स्टैंड कर पाए। उसके साथ में डाइवर्सिफाइड इट्स एक्सपोर्ट बास्केट। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने ये करा कि जो उनका एक्सपोर्ट होता था उस जो एक बास्केट, एक्सपोर्ट बास्केट हम जैसे कैसे, उसको काफ़ी विभिन्नता पूर्वक इन्होंने बनाया। उसके साथ में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट फ्रॉम EU अलाउड ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू लीस्ट डेवलपिंग नेशंस। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जैसा है वैसे ही लीस्ट डेवलपिंग नेशन जो है उनके साथ में भी इन्होंने एक ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट स्टार्ट करा। तो वहाँ का गुड्स भी यहाँ पे ड्यूटी फ्री आता था, यहाँ से भी बांग्लादेश से भी ड्यूटी फ्री जाता था, जिससे इनके लोकल बिजनेस को काफ़ी मदद मिली। उसके साथ में अगर हम US और इंडिया की बात करें तो अल्कोहल और टैबेको को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें भारत और US को बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है। उसके साथ में इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स जो कि बताता है कि कितना डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बास्केट है, उसमें भी अगर हम देखें तो चाइना 32वें नंबर पे आता है, भारत 43, वियतनाम 79 और बांग्लादेश 127वें स्थान पे है। तो यहाँ पे भी वियतनाम और बांग्लादेश बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। उसके साथ में भारत के लिए क्या बड़े बड़े लेसन हो सकते हैं, राइटर बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, जैसे बांग्लादेश ने बड़े बड़े फर्म्स को सपोर्ट करा, वैसे आपको भी ज़रूरत है कि आप भी अपने बड़े फर्म्स को सपोर्ट करें। उसके साथ में डोमेस्टिक लॉज की बात करें तो ताइवान में जैसे डोमेस्टिक लॉज है जो कि इन्वेस्टर्स की नीड को, ज़रूरतों को फुलफिल करता है, वैसे ही आपको डोमेस्टिक लॉज भी अपने यहाँ पर तैयार करने की आवश्यकता है। उसके साथ में सेटअप सेक्टोरियल इंडस्ट्रियल जोन विथ प्री अप्रूव्ड फैक्ट्री स्पेसेस। तो आपको ऐसे सेक्टोरियल जोन्स सेटअप करने की ज़रूरत है, ऐसे इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करने की ज़रूरत है कि ये सेक्टर के लिए ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल जोन, ये सेक्टर के लिए ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल जोन। उसके साथ में जैसे प्री अप्रूव्ड फैक्ट्री स्पेसेस है उनको भी आपको सामने लाने की आवश्यकता है, जिससे इन्वेस्टर्स और ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित हो। उसके साथ में फोकस ऑन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस।
तो यहाँ पर आपको अगर ग्रो करना है तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब एक नेचुरल यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। आप इनोवेशन के माध्यम से कर सकते हो, मार्केट में कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे इनोवेशन की एक जगह बनती है और उससे आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर रेडी होता है और आगे चल के वही ग्लोबल मार्केट में अपना स्थान बना सकता है। तो ये कुछ लेसन है जो भारत ले सकता है। तो चलिए दूसरा जो हमारा आर्टिकल है ये वायु प्रदूषण के बारे में है। तो ये समाचार में कैसे है, अगर फरवरी 2020 में अगर हम जाए तब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा कि 4,400 करोड़ का पैकेज हम देंगे 2020 और 21 के लिए फॉर टैकलिंग एयर पॉल्यूशन इन 102 सिटीज। 102 सिटीज ऐसी बताई गई जहां पर हम एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए 4,400 करोड़ का पैकेज देंगे। तो यहाँ पर अगर 4,400 करोड़ का अगर जो फंड है उसकी बात करें तो रिड्यूस particulate matters by 20 to 30% from 2017 levels by 2024। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत फिर ये माना गया कि 2017 में जो पीएम का लेवल था उसको हम 2024 तक जाते जाते 20 से 30% कम करेंगे। तो उसके लिए भी ये फंड अलॉकेट किया गया। उसके साथ में अगर अभी तक अगर हम देखें तो 1/2 द मनी हैज़ बीन अलॉटेड टू 15 स्टेट एंड 42 सिटीज़। तो अभी तक जो है हाफ मनी जो है वो 15 स्टेट्स को और उसमें 42 सिटीज़ को अलॉकेट किया गया। मतलब आधा मनी तो आपका खर्च अलॉकेट हो गया लेकिन आधी सिटीज़ भी इसमें अभी कवर नहीं हो पाई है। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र और यूपी की बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा बड़ा प्रपोर्शन, मैक्सिमम प्रपोर्शन मिला है फंड का जो कि 400 करोड़ है। लेकिन अभी भी वास्तविक स्थिति में कितना प्रभाव है वो इतना अभी धरातल पे हमको दिखता नहीं मिलता है। उसके साथ में फंड्स डू नॉट अकाउंट फॉर ट्रेंड मैन पावर एंड सपोर्ट सिस्टम। तो बहुत ज़रूरी है कि एयर पॉल्यूशन जो आज की आधुनिक समस्या है वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने मैन पावर को ट्रेन करके, अपने सिस्टम को सपोर्ट बढ़ा के, अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ पर इन्वॉल्व करके आप आज की जो आधुनिक समस्या है उनसे निराकरण पा सकते, राइटर बताते। लेकिन अगर हम अभी की इस सेंस में देखें एयर पॉल्यूशन में जो ये फंड अलॉकेट किया गया 4,400 करोड़, तो इसमें इतना मैन पावर और सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए ध्यान नहीं दिया गया। उसके साथ में इन एनसीटी जो हमारा एनसीटी एरिया है उसमें लास्ट 2 इयर्स की अगर हम बात करें, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो रीजन है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्पेंड 600 करोड़ टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड इक्विपमेंट टू फार्मर्स इन हरियाणा एंड पंजाब, बट दिस ईयर सॉ मोर फायर्स। तो जैसे आपको पता है दिल्ली के आसपास के जो एरिया है यहाँ पे बड़ी समस्या ये रहती कि जो पराली है उसको जलाया जाता है, जो ठूंठ बचे रहते हैं खेती के जिसे हम स्टबल भी कहते हैं उनसे जलाया जाता है। उसके कारण दिल्ली जो है वो एक गैस चैम्बर में बदल जाता है, बहुत पॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पर। लेकिन पिछले 2 वर्षों की अगर बात करें तो यहाँ पर 600 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा स्पेंड किया गया। उसके बावजूद भी हमको इस वर्ष फायर ज़्यादा देखी, हमको पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिला, राइटर बताते हैं। उसके साथ में कि ये इतनी बड़ी समस्या कैसे है, तो यहाँ पे द स्केल ऑफ प्रॉब्लम इज अननोन। सबसे पहले तो मुश्किल ये हो जाती है, जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि मुश्किल इसीलिए बड़ी हुई क्योंकि हम यही नहीं समझ पाए कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका कितना दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसके कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो दिल्ली लास्ट 2 इयर्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली में क्या गतिविधियाँ हुई है, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी मॉनिटर होते हैं ये इंस्टॉल किए गए, 37 इंस्टॉल किए गए जो कि कंट्री में सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा कंडक्टेड एप्रोप्रिएट स्टडी ऑफ स्टबल बर्निंग एंड डिग्री ऑफ पॉल्यूशन। तो दिल्ली में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ये भी किया गया कि आपने एक सपोर्ट सिस्टम पे, एक टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे आधुनिक समस्या तो उसके आधुनिक सॉल्यूशन भी होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग के लिए उन्होंने जो पूसा इंस्टीट्यूट से एक रसायन तैयार किया गया जिससे जो स्टबल है वो मैन्योर में, वो खाद में बदल जाते हैं। उसके साथ में उन्होंने ये भी स्टडी कंडक्ट करवाई कि डिग्री ऑफ पॉल्यूशन कितना है आपका, और जब तक आपको डिग्री ऑफ पॉल्यूशन नहीं पता चलेगा तब तक आप उसके लिए कार्य करने के लिए उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी दिल्ली में काम किया गया है। उसके अलावा 59 आउट ऑफ 122 सिटीज
हैड PM 2.5 डेटा अवेलेबल। तो जो मुख्य ये सिटीज़ है 59 सिटीज़, तो यहाँ पे 2.5 का डेटा अवेलेबल है। उसके अलावा ओनली 3 स्टेट्स हैड इंस्टॉल्ड मॉनिटर्स। तो मॉनिटर इंस्टॉल करने की बात की गई तो केवल 3 ही राज्य है जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। और 2016 से 18 का अगर हम कुछ देखें तो नो डेटा पीरियड टू 216। तो ये जो डेटा है ये 2016 से 18 के बीच का है, लेकिन 2016 के पहले का कोई भी डेटा हमको देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर राइटर बताते हैं। तो चलिए आज का हमारा न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं। पहला जो है वो कोविड की वैक्सीन के संबंध में है। तो प्फाइजर करके एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अपना ट्रायल कर रही थी। तो उन्होंने अभी अपनी वैक्सीन के साथ में आने वाले हैं और उन्होंने ये बताया है कि ये वैक्सीन जो है वो 90% इफेक्टिव है और वो इसके अप्रूवल के लिए जल्दी ही काम करेंगे US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। तो यहाँ पे एक इमरजेंसी अप्लाई करने की इन्होंने बात की गई है। तो ये जो स्टडी है इनका US, उसके अलावा 5 और जो दूसरी कंट्रीज़ है उन पर किया गया। वहाँ के जो 44,000 लोग हैं उन पर ये टेस्ट किया गया। तो देखते हैं ये सफलता की जो है इसकी और कितनी आगे बढ़ती है। जल्द से जल्द कोविड की वैक्सीन आएंगी, वैसे ही हम हमारे बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने करके आर्टिकल में भारत और मालदीव्स के संबंधों के बारे में चर्चा करी, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनका विजिट था मालदीव्स में 9 और 10 नवंबर को। तो यहाँ पर उसके साथ में द एग्रीमेंट इंक्लूडेड $100 मिलियन ग्रांट ऑफ एम्बिशियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो हमने 500 मिलियन पैकेज जो अनाउंस करा था ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि माले को अपने 3 नेबरिंग आइलैंड से जोड़ता है, उसके लिए जो पहला ट्रांच था जो $100 मिलियन का ट्रांच था वो रिलीज हो गया है। उसके साथ में 2 और MOU साइन किए गए। ये MOU किस संदर्भ थे वो देख लेते हैं हम। तो पहला जो MOU था वो हमारा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंध में है। ये 2 MOU उसके संबंध में है। उसके अलावा जो एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स में कॉपरेशन के संबंध में है। तो एक सबसे पहले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के संबंध में हुआ, उसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट और जो 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट के संबंध में और एक स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स में कॉपरेशन के संबंध में। तो देखते हैं भारत और मालदीव्स के जो ये संबंध है वो और आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटेजिकली कि मालदीव्स में हमारी प्रेजेंस बनी रहनी, हमारी मित्रता मालदीव से बनी रहनी, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस रीजन में देखने को मिलता है। तो चलिए जो हमारा आज का विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।